जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो दिल्ली में घटित घटना सरदा और आफताब के बारे में, और इसी घटना से जुड़ी हुई सेम वही घटना, सेम उसी तरह की घटना, उसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उसी तरह से सबूत छुपाए गए और एरिया भी वही दिल्ली का साउथ एरिया जो घटना हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका क्या रिजल्ट्स रहे, पुलिस को क्या क्या सबूत मिले और क्या सबूत नहीं मिल पाए जिनकी वजह से केस कमज़ोर हुआ, और सरदा केस में भी अगर कुछ सबूत उस तरह के नहीं मिल पाते हैं तो इनके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको जानने की नॉलेज मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस ऑफिसर प्रदीप यादव। दोस्तों आज से ठीक 11 साल पहले 29 अक्टूबर 2011 दिल्ली का एरिया पुल प्रहलादपुर, एक बिजनेस क्लास फैमिली रहती थी जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था सुमित हांडा, जो दिल्ली के किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, अच्छा पढ़ा लिखा था, वेल एजुकेटेड था। कुछ समय बाद वो साउथ अफ्रीका चला जाता है और साउथ अफ्रीका के अंदर एक साड़ी का व्यापारी उसके वहाँ नौकरी करता है। जब वो नौकरी करता है तो उस समय जो साड़ी का जो व्यापारी है उसकी लड़की और उसके जो सुमित हांडा उसके बीच में प्यार हो जाता है और घर वालों की सहमति से दोनों शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम होता है निरंजनी पिल्लई। जी हाँ दोस्तों, निरंजनी पिल्लई। अच्छा, उसके बाद दोनों वहाँ हंसी खुशी रहते हैं। कुछ समय बाद सुमित हांडा दिल्ली आ जाता है, वहाँ पे उसको एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का होता है। उसके कुछ बाद उसकी पत्नी निरंजनी पिल्लई भी दिल्ली आ जाती है। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक शाम जो सुमित हांडा है उसको निरंजनी पिल्लई के लैपटॉप से कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे सुमित हांडा को लगा कि जो निरंजनी पिल्लई है वो उसे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है, जिससे सुमित हांडा को गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा उसी तरह होता है जिस तरह सरदा और आफताब के बीच में हुआ, और झगड़ा उस लेवल पे पहुंच जाता है कि सुमित हांडा अपनी पत्नी निरंजनी पिल्लई की गला दबाकर हत्या कर देता है, जैसे आफताब सरदा की करता है। और जब हत्या करता है तो उसके बाद में सोचता है ये क्या कर दिया, फिर विचार करता है कि अब जो हो गया इसके बाद इस लाश को, इस केस को कैसे छुपाया जाए और इस लाश को कैसे अंजाम दिया जाए। जिस तरह से आफताब ने किया उसी तरह से वो भी अपनी पत्नी की लाश को बाथरूम के अंदर ले जाता है, और जैसे आफताब ने अपनी पत्नी सरदा, अपने जो लाइफ पार्टनर थी, लिव इन रिलेशन में रहती थी, अपनी जो फ्रेंड थी सरदा, उसके 35 टुकड़े करे, उसी तरह से जो सुमित हांडा है उसने भी उसकी डेड बॉडी के टुकड़े कर लिए और एक बैग के अंदर पैक कर लेता है। जब वो बैग के अंदर पैक करता है तो सोचता है अब इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि मेरे को कहीं जाना है, प्लीज़ गाड़ी लेके आ जाओ और यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करो या मेरे को हेल्प करो। उसका दोस्त आ जाता है, गाड़ी जो बैग है उस गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाने के बाद दोस्त के जो उसके रिलेशन थे, वो उसके पारिवारिक संबंध अच्छे थे, तो पूछता है यार भाभी जी नहीं आई, भाभी जी दिखी भी नहीं और आई भी नहीं। तो पहले तो वो सुमित हांडा थोड़ा मायूस रहता, कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में बताता है और अपने उस दोस्त को अपने फेवर में लेने की कोशिश करता है और बताता है कि भाई तेरे दोस्त जो तेरी भाभी है उसकी मैंने हत्या कर दी, और जो तेरी भाभी है वो तेरी गाड़ी के अंदर ही है, इस बैग के अंदर है, डिग्गी में है। इस चीज़ को बारे में जब उसका दोस्त सुनता है तो एक बार तो चौंकता है, विश्वास नहीं होता, लेकिन दोबारा वो विश्वास दिलाता है। तो दोस्त को जब विश्वास होता है तो दोस्त वहाँ गाड़ी रोकता है और डर जाता है और उसको और उसके बैग को उतार के और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सुमित हांडा फिर अकेला पड़ जाता है, सुनसान सड़क पे अकेला खड़ा रहता है। फिर वो किसी दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। उसका दूसरा दोस्त आ जाता है, उसी तरह से बैग को उठाया, गाड़ी की डिग्गी में रखा और आगे के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे ही दूसरा दोस्त भी वो पर्सन करता है तो वैसे ही बताता है। तो उसको लगता है कि इस जो घटना को अंजाम देने के लिए, इस जो बैग में जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो वो सोचता है कि इसको भी विश्वास में लिया जाए। सारी घटना के बारे में अपने दूसरे दोस्त को बताता है, जब तक वो हरियाणा के राई के पास पहुंच जाते हैं। जब उस दूसरे दोस्त के इस चीज़ के बारे में बताता है तो वो भी डर जाता है, उसको वहाँ उतार के और उसके बैग को उतार के वो भी चला जाता है। उस समय सुमित हांडा अकेला पड़ जाता है। तो सुमित हांडा उस बैग को जैसे तैसे करके एक जंगल में, जो राय का जो जंगल है वो ऐसे इसी तरह से है जिस तरह से महरौली के जंगल हैं, जंगल के बीच में ले जाता है
और वहीं नज़दीक किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदता है और उस बैग के ऊपर पेट्रोल डाल के उस लाश को जला देता है। और जब तक वो वहाँ खड़ा रहता है, जब तक वो लाश पूरी तरह से जल ना जाए, उसके बाद वो वापस घर आ जाता है। उसके दोस्त डरे हुए होते हैं, उसके दोस्त सोचते हैं कि कहीं तुम फंस ना जाओ, तो उसके दोस्त इस कंप्लेंट के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस को जब ऐसी सूचना देते हैं तो पुलिस अपने सीनियर अफसरों से बात करके और सुमित आंडा के घर पे पहुंचती है। और जब सुमित आंडा से उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करती है और पूछती है, तो सुमित आंडा कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो साउथ अफ्रीका गई हुई है अपने मम्मी पापा के पास। तो पुलिस उसके सुमित आंडा के जो ससुर हैं या उसके जो निरंजनी पिल्लई के जो फादर हैं उनसे बात करती है। और इत्तेफाक देखिए कि जो निरंजनी पिल्लई का जो फादर है वो भी हाँ भरता और कहता है हाँ मेरी जो बच्ची है, जो मेरी लड़की है वो साउथ अफ्रीका आ गई, लेकिन मुझे नहीं मिली है, लेकिन उसके दोस्तों को मिल चुकी है और उनके दोस्तों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि वो साउथ अफ्रीका आ गई है। पुलिस सोचती है कि भाई पता नहीं क्या रंजिश है, किसी दूसरे कारण में इसको झूठा फंसाना चाह रहे हैं। पुलिस चली जाती है वहाँ पे। अगले दिन सुबह सुमित आंडा दूसरे पुलिस स्टेशन में जाता है। जिस पुलिस स्टेशन में उसके दोस्तों ने शिकायत की उसमें ना जाके दूसरे पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और लिखवाता है कि जो मेरी पत्नी है वो किसी अपने दोस्त के साथ हमारे यहाँ से जेवर वगैरह लेके और चली गई है, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। समय बीतता है, कुछ समय बाद दोनों के सामने सामने होते हैं। पता चलता है कि इस तरह का जो सुमित आंडा है, इसकी शिकायत आई थी, उस समय ये कह रहा था कि मेरी पत्नी जो है वो साउथ अफ्रीका गई हुई है और अब ये गुमशुदगी दिखा रही है। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस दोबारा से उससे गहनता से पूछताछ करती है तो सुमित आंडा अपना जुर्म कबूल कर लेता है, इकबालिया जुर्म कर लेता है। जब सुमित आंडा इस चीज़ के बारे में कबूल करता है, उस समय तक काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। सुमित आंडा तब तक अपने घर में काम चलाए हुए होता है रेनोवेशन का, और बाथरूम की टाइलें तक उखाड़ देता है। जिस तरह से आफ्ताब ने एक एक चीज़ को रीड करके और किसी तरह का सबूत ना छोड़ने की कोशिश की थी, उसी तरह से सुमित आंडा ने बाथरूम की टाइलें उठा दी और उसकी पत्नी का किसी तरह का कोई भी सबूत वहाँ नहीं मिला। राय के जंगलों में जाती है पुलिस उसको लेके, वहाँ से राख वगैरह ढूंढने की कोशिश करती है, कोई बॉडी का पार्ट्स मिल जाए, कोई हड्डी मिल जाए, जिससे साबित हो सके कि निरंजनी पिल्लई की हड्डी है और वो मर चुकी है। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता और वहाँ से जो फॉरेंसिक लैब में जो राख भेजते हैं उसमें भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आती कि भाई ये किसी मनुष्य की डेड बॉडी की राख है। तो इस तरह से पुलिस उसको किसी तरह से भी मृत घोषित नहीं कर पाती है और पुलिस के पास जैसे जैसे समय बीतता है तो उसको चार्जशीट भी दाखिल करनी होती है। जो भी सबूत थे पुलिस के पास, उन्हीं आधार पर पुलिस उसके ऊपर चार्ज क्लेम करती है और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, कोई केस आगे बढ़ता है। उसके जो दोस्त होते हैं वो उसमें गवाह भी होते हैं, लेकिन जो दोस्त उसके जो गवाह होते हैं उन्होंने सिर्फ बैग देखा, बैग के अंदर डेड बॉडी नहीं देखी। तो दोस्त भी ये क्लियर नहीं कर पाते कि हाँ क्या वास्तव में ही बैग के अंदर डेड बॉडी थी या सुमित आंडा वैसे ही कह रहा था। केस कोर्ट के अंदर चलता है। जो केस दोस्तों आज भी निचली अदालत के अंदर है और जो 29 अक्टूबर 2011 से समय आता है 2020, कोरोना का टाइम चल रहा होता है, जेल के अंदर भी कोरोना फैल रहा होता है। इस समय तक वो सुमित आंडा जेल में रहता है। उस समय कोर्ट निर्णय लेती है कि जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है या जिस केस में दम नहीं है या जिनका जेल में आचरण ठीक है या आगे बाहर जाके वो किसी तरह का अपराध नहीं कर सकते, ऐसे कैदियों को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाए। और सन 2020 के अंदर सुमित आंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे सुमित आंडा रिहा होता है वो अपना जीवन जीतता है और वो केस अभी भी लोअर कोर्ट में ही है। पिछले जो सोमवार है उसको सुमित आंडा की तारीख थी लेकिन उसमें जजमेंट नहीं आया। इसके अंदर जो पेट्रोल पंप था उसके अंदर भी सीसीटीवी फुटेज मिले, सुमित आंडा वहाँ पेट्रोल लेते हुए भी दिखता है, लेकिन ये कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ऐसा लग रहा है कि इस केस में वो बरी हो सकता है। कानून के जानकार भी बता रहे हैं कि इस केस में ऐसी कोई दम नहीं है और सुमित आंडा बरी हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं यही असर सरदा और आफ्ताब केस का ना हो जाए, पुलिस को कोई ऐसा कोई ठोस सबूत ना मिले और सरदा को पुलिस मृत घोषित ना कर पाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये केस आपस में जुड़े होते हैं और इसका असर यही हो सकता है। लेकिन सरदा और आफ्ताब केस में दोस्तों एक तो सरदा की दी हुई कंप्लेंट जो गई तारीख 23 नवंबर 2020 को सरदा ने एक पुलिस कंप्लेंट दी थी महाराष्ट्र में, जिसमें उसने क्लियर कहा था
कि आफ्ताब मुझे मारता है, पीटता है और मुझे बोलता है कि मैं तेरे को गला दबा के तेरी हत्या कर दूंगा और तेरे शरीर के टुकड़ों को फेंक दूंगा। जो इससे लग रहा है कि हाँ ये प्री प्लान था। और जैसे जो आफ्ताब मुंबई से दिल्ली आया, कोई नौकरी भी नहीं थी, कोई दिल्ली में जानकार भी नहीं था, तो दिल्ली में आया क्यों? और दिल्ली में आने के 3 दिन बाद सरदा की हत्या कर देता है। इससे ऐसा लगता है कि ये आफ्ताब का प्री प्लान था कि भाई ज़्यादा समय अगर हम इस घर में रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कपल्स है, 2 बंदे रहते हैं। जब तक लोगों को पता चले उससे पहले इसको ख़त्म कर दे। इससे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है कि उसने ऐसा करके किया है। तो इससे लगता है, तो पुलिस को कुछ सरदा केस में हड्डियाँ भी मिली हैं जो देखने में लगती हैं किसी इंसान की हड्डी हो सकती हैं, जबड़े की हड्डी भी मिली है, लेकिन अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, तब तक नहीं कह सकते कि ये सरदा की हड्डियाँ हैं। DNA ले चुके हैं उसके पिताजी का, सरदा के, और उसके भाई का भी, लेकिन उसकी माँ है नहीं, तो इन दोनों के DNA से मैच कराएंगे। अगर ये ऐसा होता है, जो आफ्ताब है उसका नार्कोटिक टेस्ट भी होना है 1-2 दिन में, इससे पता चलेगा कि कितनी झूठ बोल रहा है, कितनी सच। लेकिन नार्कोटिक टेस्ट का केस कोर्ट में मान्य नहीं होता, नार्कोटिक्स में कही हुई बात कोर्ट सत्य नहीं मानती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता लगा होगा कि सरदा केस और जो निरंजनी पिल्लई की केस में कितनी समानताएं हैं और इसके क्या पुलिस रिजल्ट होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।